मोदी जी ने बोल दिया, मान लीजिए कि सोना नहीं खरीदिया, अरबों खरबों का जो सोना गुरुद्वारे मंदिरों में पड़ा है वो निकाल दो फिर देश के लिए। सोना अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा देश का। मंदिरों से बड़ी तिजोरियां कहीं नहीं है। जितना रुपया हमारी इकॉनमी से इस साइड निकल जाता है जो बिल्कुल यूज ही नहीं होता, अंधविश्वास जो है उस पर एक कंट्रोल तो होना चाहिए। हमारा देश को भगवान चलाते हैं। वैसे पंजाब इलेक्शंस भी हैं सर अगले साल। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आती है तो पंजाब के लिए शायद अच्छा हो। पंजाब के साथ बहुत चीज़ें गलत भी हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है कि कभी भी पंजाब और सेंटर की सरकारें सेम हुई नहीं। पंजाब ही इनका नेक्स्ट टारगेट भी होना चाहिए बीजेपी। पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। जो सेंटर की पॉलिसी हैं वो वहाँ लागू नहीं करने देते। ममता जी ने लागू नहीं करने दी इतने साल। क्या बुरा हाल हो गया बंगाल का। वैसे तो बिजनेसमैन की हालतें भारत में खराब होती जा रही है। जिस प्रकार से मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि बुरा वक्त आ सकता है और पेट्रोल डीजल बचाइए, जो भी चीज़ें उपयोग में आप कम कर सकते हैं वो चीज़ आप कम उपयोग करें। इस वजह से हमने सोचा कि हमें एक बिजनेसमैन से ही समझना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, भारत में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारे लिए क्या करना अच्छा होगा और बिजनेसेस के लिए क्या करना अच्छा होगा। तो हमारे साथ है रतिंदर भाटिया जी। ही हैज़ अ कंपनी दैट्स कॉल्ड एम्पायर सेफ। आप फर्नीचर के बिजनेस में हैं और भी काफ़ी सारे आपके बिजनेसेस हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सबसे बड़ी जो बात है आज के समय में वो तो है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं कि नहीं, और उससे आपके बिजनेसेस और बाकी बिजनेसेस पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी इसकी क्या कंडीशन है। देखिए, हमारे बिजनेस काफ़ी पुराना है। आई थिंक 100 ईयर्स और मोर। 100 साल हो गए जी। गुजरांवाला से मेरे ग्रैंडफादर और उनके दोस्त थे नंदा साहब, जो बाद में स्कॉट्स बनाई जिन्होंने जी। उन्होंने दोनों दोस्तों ने ये कंपनी बनाई थी गुजरांवाला में। जी। बट बिकॉज नंदा साहब पढ़े लिखे थे और मेरे फादर जो थे ग्रैंडफादर, ही वॉज अ डेफ मैन। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फैमिली पढ़ी लिखी थी बट बिकॉज ही वॉज डेफ पढ़ाई कर नहीं पाए। बट अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन। 8 बच्चे थे उनके। जी। तो पहली बात जो आपने कही कि बिज़नेस में टाइम ख़राब आने वाला है, तो वो कहते थे टाइम कभी ख़राब नहीं आता इंसान का। ओके। टाइम तो उस वक्त ख़राब आया जब उन्होंने आज़ादी में सब कुछ वहाँ बना हुआ छोड़ के आ गए जी। विद नथिंग, 8 बच्चों को लेके, और चाय की दुकान से फिर शुरू कर दिया करनाल से। फिर अलमारियाँ बनाई, फिर तिजोरियाँ बनाई, जी। और फिर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि 8 बच्चों को 8 फर्में बना के दी, 8 मकान बना के दिए, सबकी शादियां करी, सब कुछ किया। जी। तो ही से इसके हम लोग हिंदुस्तानी हम्म। जो इंडियंस हैं बेसिकली, जी। वो प्रोवन है। हम लोग से और पंजाबी खास करके हम लोगों को आदत है, इसलिए इस चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं। जी। ये हमने 65 की लड़ाई देखी, 71 की लड़ाई देखी है। उस वक्त क्या देश के हालात बहुत अच्छे थे? इससे भी बदतर थे। तो क्या देश ख़त्म हो गया? जी। ये देश की इकॉनमी अपने आप सेल्फ इकॉनमी है। ये इतना बड़ा देश है कि ये सेल्फ इकॉनमी से चल रहा है। जी। हजारों लाखों करोड़ों अरबों की करप्शन के बाद में हम रोज़ सुनते हैं, फिर भी ये चल रहा है। करेक्ट? अब तो करप्शन खत्म हो गया है। चलिए लेकिन देखिए, ये ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म ना हुई हैं ना हो सकती हैं। जी। जी। हाँ, आप उस पर रोक लगा दें थोड़ा तो अच्छी बात है। वाजपेयी साहब ने एक बात कही थी कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है सब में। जी। तो ये वही बात है। व्यापारी ही एक्चुअल बैकबोन होता है देश का, बिजनेसमैन। जी। आप बिजनेसमैन का मॉरल नहीं तोड़ सकते, और मॉरल तोड़ता भी नहीं है इस देश में बिजनेसमैन का। कब कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है जिसने मॉरल सच में तोड़ा हो? अब जैसे अभी मोदी जी ने बोल दिया, मान लीजिए कि सोना नहीं खरीदिया, लेकिन हम तो काफी सारे ऐसे इंटरव्यूज देख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि ठीक है हम सोना नहीं बेचेंगे क्योंकि मोदी जी ने बोला है तो हम नहीं बेचेंगे। हिंदुस्तान में जो सबसे गरीब आदमी होगा ना, जो गांव में शायद रहता होगा, उसके पास भी 2 तोला सोना होगा। नहीं सर, इतना पॉसिबल मैं आपको कन्फर्म करा। उसकी वाइफ ने भी 1 आध तोला सोना जरूर जोड़ के रखा होगा।
सोना हमारी सेंसिटी से नहीं लगा हुआ, हमारे ना जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है। जी, दैट इज ट्रू। सोना एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तानी अपने जज्बात, अब किसी में हिम्मत है किसी में हिम्मत, किसी पॉलिटिशियन में या किसी में बोल दे कि अरबों खरबों का जो सोना गुरुद्वारे मंदिरों में पड़ा है वो निकाल दो फिर देश के लिए। इतनी इकॉनमी खराब है तो जी, उसका सही उपयोग गरीब से गरीब आदमी वो भगवान से कुछ मांगने जाता है ना, जो कहता है भाई साहब मेरे पास अगले वक्त की रोटी नहीं है और 10 रुपये चढ़ाया था। जी, ये सच्चाई है इस देश की। हमारा देश को भगवान चलाते हैं जी, ठीक भगवान भरोसे हम, ये भगवान भरोसे देश चलता है। हमारी आस्था इतनी बड़ी है जी, कि हम उस आस्था के भरोसे जी लेते हैं। हम उस आस्था हमें ताकत दे देती है, ताकत भी देती है, अंधविश्वास भी है और ताकत भी है। उम्मीद पे तो रहते हैं ना जी, उस पे हम जिंदा रहते हैं जी। बट एक चीज मैं जरूर कहूँगा, मोदी जी तो खैर अब सर्वोच्च सबसे बड़े हैं हमारे और देश के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं जी। देश बहुत बदल गए, बहुत चेंजेस आ गए जी। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कितने आ गए, हर चीज़ में देखो आप जो हमारा दर था लिविंग स्टैंडर्ड जिसे कहते हो आप, वो सबका बढ़ गया। मिडिल क्लास हाई क्लास हो गया, लोअर क्लास जो लोअर मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास हो गया, तो हर चीज़ बढ़ रही है आगे की तरफ। सड़कें अच्छी बन गई, नई गाड़ियाँ आ गई, नई ट्रेन्स आ गई, एयरपोर्ट्स आ गए, कितनी योजनाएं आ गई किसानों के लिए, गरीबों के लिए। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये इसी इकॉनमी से आ रहा है, कोई बाहर से तो निकल के आ नहीं रहा। जी, जी। आज अगर जीएसटी है तो जीएसटी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया जो आ रहा है, जो लग रहा है देश पे, वो भी एक सिस्टम बना है। जी। पहले ये सारा खत्म हो जाता था, स्विस बैंकों में जमा हो जाता था, अब एटलीस्ट ये पैसा लग तो रहा है इकॉनमी में। चलिए मैं मानता हूँ इसमें से भी 20, 30, 40% कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनका बहुत शोर भी मच रहा है वो ज़्यादा खा जाती होंगी, लेकिन फिर भी पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट यहाँ है तो यही। तो वो जो यहाँ पैसा है वो यहाँ की इकॉनमी में कभी तो काम आएगा। जी। मेरे जैसे बिजनेसमैन को मिलेगा, मेरे से सोफा, उनका किसी का घर दिखाया बहुत, उसमें करोड़ों रुपए का फर्नीचर दिखाया, तो हम जैसों से ही लिया होगा जी। तो पैसा तो हमारे पास आया ना अल्टीमेटली। तो पैसा देश में रहना चाहिए। उनका जो संदेश है वो यही है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अपना डॉलर खर्च मत करो, देश का पैसा देश में रख लो, फिर कुछ नहीं होना इस देश का, कुछ नहीं बिगड़ेगा इकोनॉमी का जी। सिर्फ हमें अपना डॉलर सेव करना है, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो वीक होता जा रहा है, हमारे पास डॉलर की आमदन है नहीं। आज हमारे को अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क, जो बड़े बड़े बाजार हैं दुनिया के, आप देखते हो कि रोज़ देखते हो चाइना का इतना झगड़ा चल रहा है, फिर भी वो उसके सामने सरेंडर कर जाता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है, उस मार्केट को कोई लूज नहीं करना चाहता जी। हमारा भी जो 70% एक्सपोर्ट है वो अमेरिका ही है। ओके, अमेरिका ही सबसे बड़ा बायर है। तो अभी के समय में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, इतना जो ट्रम्प के टैरिफ्स और ये सारी चीजों से कुछ हुआ था? देखो ये सब कहने वाली बातें हैं। अब देखो विपक्ष का काम है कहना जी, विपक्ष तो बोलती रहेगी। ऐसे आप बोलो ये गुलाब है, होगा कि नहीं नहीं गोभी का फूल है। ये सिस्टम नहीं बदलेगा, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता, वैसे नहीं तो। हमारे देश में इकोनॉमिकल चेंजेस स्टार्ट हुए मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इसमें कोई डाउट नहीं जी। स्टार्ट उन्होंने ही किए, तब कांग्रेस की ही सरकार थी जी, बट वो बेचारे इनके चंगुल में फंस गए, जो सच्चाई है, और वो उतना रिफॉर्म कर नहीं पाए जी। तब यही बीजेपी की सरकार उसको अगेंस्ट करती थी, आज यही उस रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करती है, क्योंकि कंटिन्यू इसलिए करती है कि वो रिफॉर्म्स सही थे। और जब इन्होंने देखा देश के इतने इतने इंटेलिजेंट यहाँ पर अफसर बैठे हैं, देश को तो अफसर ही चला रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, तो वो कोई बेवकूफ़ है नहीं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेट है, और आज तो सब बिल्कुल खुल गए सब कुछ। तो सब देखते हैं, देश तो अपने हिसाब से चलता है, अपनी पेस पे चलता है। ये है कि कोई 2 कदम फास्ट चला लेता है, कोई 2 कदम स्लो चला लेता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की जब बात आती है तो ये तो लगभग श्योर है, या हमें भी ऐसा लगता है कि बीजेपी हैज बीन अ पार्टी हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन।
क्योंकि उनका जो हमने देखा है कि जैसे आपने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो दे ऑलवेज स्पेंड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कांग्रेस के साथ नहीं था। भले भाजपा सरकार की हम बात करें, तभी भी शाइनिंग इंडिया कैंपेन आया था, आपको याद होगा, जब उनका 5 साल कंप्लीट हुआ था। सो दे हैव बीन प्रो बिजनेसेस मोर देन कांग्रेस, आपको लगता है? देखिए, उस वक्त की प्रॉब्लम थी कि एनडीए जो थी कमज़ोर थी थोड़ी, स्पाइक्स पे थी, कई अदर पार्टीज ने थी जिन्होंने धोखा दे दिया। वो शाइनिंग इंडिया को क्या कर सकते थे? अकलौता वाजपेयी जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो गिर गई सरकार एक वोट से। अब ये थोड़ी पावरफुल सरकार आई देश में, तो पावरफुल सरकार ही चाहिए, फुल मेजॉरिटी की सरकार ही चाहिए, और पावरफुल ऑपोजिशन भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे हो कि ये बिल्कुल प्रो बिजनेस सरकारें हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये प्रो बिजनेस नहीं, ये हर सरकार अपने वोट बैंक को लेके चलती है जी। किसान शोर मचाएंगे तो उनको थोड़ा दे देंगे। आप जितनी योजनाएं हैं, माफ़ करना भाई साहब, चाहे आप टॉयलेट ले लो, घर ले लो, या कोई भी योजना ले लो, संसार की कोई भी योजना ले लो, किसके लिए है? किसी बिजनेसमैन के लिए है कोई योजना? नहीं, वो तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि प्रो बिजनेस है? मेरा एक सवाल है, चलिए मैं नाम नहीं लूंगा एक दो बिजनेसमैन का, जो नहीं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो देखिए भाई साहब, लेकिन ये चीज तो जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बीजेपी की सरकार में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले ही बोला, इस सरकार ने काम किया है, ट्रेनें बना दी, इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतनी सड़कें बना दी, जोड़ दिया देश को, बिजली दे दी। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत हार्ड काम है जो इन्होंने किया है। बट इनको अभी भी बिजनेसमैन जो हमारी बैकबोन है, आज आप कह रहे हो मुझे इकोनॉमी को बचाना है, सेल्फ इकोनॉमी में चलाना है, तो कौन चलाएगा? बिजनेसमैन तो चलाएगा भाई। अब कब तक फ्री का राशन बांटोगे? कैसे बांटोगे? अब कब तक फ्री का उनको पैसा दोगे मनरेगा में, इसमें उसमें? आज स्थिति यह है कि काम करने वाली लेबर नहीं मिलती हमारी फैक्ट्रियों में, क्योंकि उनको लगता है यार 6,000 तो वहीं मिल जाता है। नहीं जाते गर्मियों में काम करने, क्या हो गया, घर में बैठे। जो जाता है 2.5 महीने से पहले वापस नहीं आता। पहले फटाफट आता था जी, अब आता नहीं, क्योंकि वहाँ फ्री मिल जाता है। लेडीज़ को अलग पैसा मिल जाता है, 1,500, कहीं 2,000, कहीं 3,000। तो खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। थोड़ी बहुत खेती है, चलो काम चल रहा है यार, क्यों धक्के खाने, गर्मी में नहीं जाते, थोड़ा मौसम ठीक होगा जाएंगे जी। तो चेंजेस आ गए, लीवर की प्रॉब्लम हो गई। आप फ्री कब तक देश को खिला सकते हो? आपको फ्री नहीं खिलाना था, फ्री खिलाना था, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन देनी थी, पूरे देश को देनी थी ना जी। क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ये कहती हो कि बिजनेसमैन जो है, जिसने हमारे को इतना टैक्स दिया है, जो इतना टैक्स देगा, उसको हम इतना इंश्योर करेंगे उसकी हेल्थ के लिए, ताकि वो हेल्थ इंश्योर्ड रहे, उसके बच्चे इंश्योर्ड रहे, और वो टैक्स भर रहा है कोई पॉलिसी? क्यों नहीं है? मैं आपका बेटा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं आपके, एक कमाता है, एक नहीं कमाता, आप किसका ध्यान रखोगे? जो कमाएगा। लेकिन जो कमाता होगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसको तो आप कहते हो तू पैसे दे, तू चोर है, तेरे पीछे टैक्स वालों को डाल देते हैं, ये तेरी गलती पकड़ ली, ये तेरी गलती पकड़ ली, फिर वो गलती वो अफसर ठीक भी कर देते हैं, आपको पता है कैसे जी। तो ये नहीं होना चाहिए। ईडी वीडी का डर तो आजकल लोगों को बहुत रहता होगा, जैसा देखिए डर होना चाहिए। हाँ। हर विभाग का डर होना चाहिए जी। ये विभाग मतलब फिर कागज के उसके लिए फुग्गे थोड़ी हैं जिनके लिए बनाया है। अगर आज कस्टम का जो काम करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं जी, अगर उनको कस्टम के विभाग हैं कई, जो कस्टम के और फेरा, फेमा, DRI, कई डिपार्टमेंट है, अगर उनका डर ना हो वो तो खुले चोरी करें। करेक्ट जी। इसी तरह अगर CBI, ED, इन सब का डर ना हो लोगों को, फिर तो यहाँ गदर मच जाए, कोई छोड़े ही नहीं। तो अब आप उसका यूज़ और मिस यूज़ में मेरे साथ मत जाइएगा, हम बिजनेस की बात करते हैं। बिल्कुल, तो बिजनेस है, और जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, हो सकता है कि अब तो हर दिन स्पेकुलेट किया जा रहा है कि चलो जी कल हो सकता है 10 रुपये बढ़ जाएगा, 15 रुपये बढ़ जाएंगे। आपके बिजनेस में
या ओवरऑल आपके बिजनेसमैन दोस्त भी होंगे काफी सारे, तो क्या चर्चाएं चल रही है कि कितना मुश्किल होने वाला है, देखिए, कितनी महंगाई बढ़ 20 से सकती है? 25% रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ओके, तो अभी आप लोग तो उसको अभी फिर भी झेल रहे हो। जैसे बात हो रही कि इतने सारे जो ऑयल कंपनीज हैं वो बहुत नुकसान झेल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन अब दाम बढ़ेंगे। तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट देख सर, अगर आप चाहते हो कि आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहे, इसी तरह बढ़ता रहे, जी, ठीक, तो आपको झेलना तो पड़ेगा। आप कब तक अपना स्टेटों से कह सकते हो कि भाई तू वैट मत ले इनसे? आप कितना नुकसान झेल रहे हो इसकी वजह से? सबके व्यापार तो थोड़े डाउन ही है, जी, हमारा भी डाउन है, जनरल तो सारे व्यापार डाउन है, बट बिजनेसमैन है, जब वो हुई तब भी हम लड़े, जब नोटबंदी हुई तब भी हम लड़े, जब और कोई कोरोना आया तब भी हम लड़े। बिजनेसमैन को लड़ना आता है, वो लड़ के झेल लेगा। यहाँ के बिजनेसमैन पे मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बट ये जरूर है कि इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप ये कहो, ब्लेम कर दो मोदी की सरकार को या गवर्नमेंट को, बीजेपी को, कि भैया हमने तो अभी तक हुआ ही नहीं है, बाकी मुल्कों में तो ऑलरेडी 2 महीने पहले से हो रखा है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लो, उनका तो 3 गुना हो चुका है जी, उनको छोड़ो, चलो हम उनको गिनती में ही नहीं लेते, लेकिन बाकी पूरा यूरोप में बढ़ चुका तेल, बिल्कुल, पूरे अमेरिका में तेल बढ़ चुका है। जी, जी, महंगाई तो हर महंगाई जगह तो बढ़ी हर है। जगह बढ़ी है, जी, हिंदुस्तान में भी तो अभी तक। लेकिन ये नहीं क्या बढ़ी। कोविड और बात करें, जैसे आपने नोटबंदी बोली, आपको लगता है कि इस लेवल का प्रॉब्लम बढ़ेगा कि उसके पहले कंट्रोल हो जाएगा? अब ब्रदर, जो होगा, आप भाई साहब ये देखो, जो होगा जी, देश को तो झेलना है, पूरा दुनिया झेल रही है, इस देश को नहीं झेलना है, पूरी दुनिया ने झेलना है, पूरे वर्ल्ड ने झेलना है। जी, अगर क्रूड ऑयल 115 रुपये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत साल पहले ईरान इराक वॉर में भी हो चुका है, जी, तब भी हुआ था, 140 रुपये बैरल तक गया था, 140 पर बैरल, तब भी देश का क्रूड ऑयल इतना बढ़ गया था। जी, इसमें ब्लेम गेम खेलने के बजाय थोड़ा सा, कहने को तो हमारी विपक्ष कहती है कि भैया मैं तो बिल्कुल हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये है वो है, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं। आप ऐसे करते तो ऐसे होता, आप ऐसे करते तो वैसे होता, आपने रशिया से ले लिया होता तो ऐसे होता। अरे भाई, जो राइडिंग सीट पे होता है, ही हैज़ टू डिसाइड, ही इज़ अ डिसिसिव। क्या वजहें हैं, क्या मुसीबतें हैं, क्या झेल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जो हमारा लकीली जो इस वक्त हमारा फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारा इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, और जो हमारा इस वक्त ये आपका कॉमर्स मिनिस्टर है, जी, पीयूष गोयल, दे वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जी, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं देखता हूँ किस तरह वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं प्रो बीजेपी का लेक्चर नहीं दे रहा, जी, आई एम नॉट टॉकिंग प्रो बीजेपी, बट इट इज़ अ फैक्ट। दे आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स, दे आर डिफिकल्ट टाइम्स, नो डाउट। यू आर इन बिजनेस, आई एम श्योर आपके एमपीज, एमएलएज, क्योंकि आपका काम ही है, तो यू मस्ट बी मीटिंग मल्टीपल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो सर, हम तो हर आदमी के घर में तिजोरी हमने लगाई। किनके किसकी किनके घर में तिजोरी है? लगाई, थोड़ा लिस्ट तो बताइए। मैंने तो हर आदमी बोल दिया, तो तिजोरी ही बनाना हमारा काम है। तो किसकी तिजोरी बड़ी है, सबसे किसकी बड़ी है? छोटी है, ये हमें ही पता है। किसी एक का बता दो, वो कहते हैं किसकी सबसे बड़ी दर्जी, है? दर्जी और अलमारी बनाने वाले से, दोनों से। तो इसलिए ये सारे एमपीज जो हैं, जो भी हैं, जी, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो हमारी इसके हैं, सरकार में हैं, जी, हर आदमी अपना काम कर रहा है, अपना दायित्व कर रहा है। जी, सही या गलत वो तो अब आप लोगों को, जनता को डिसाइड करना है। जी। इलेक्शन आते हैं, जनता डिसाइड चलिए, ऑन करती अ है। लाइटर मोड, टेल अस कि किसकी तिजोरी आपने सबसे महंगी, सबसे बड़ी बनाई है? भाई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, हम तो अपने साइज से तिजोरी बनाते हैं। जिसके घर में जो फिट आ जाए हम तो लगा देते हैं। सो टेल अस सम नेम्स जिनके नहीं जिनके सर, साथ ऐसे काम किया। नेम्स क्या, हम तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो व्यापारी के घर पे भी लगाते हैं, बिजनेसमैन के घर पे भी लगाते हैं, पॉलिटिशियन के भी लगाते हैं, महागुरुओं के घर पे भी लगाते हैं, मंदिरों में भी लगाते हैं, मस्जिदों में। तो मैं इतना तो कहूँगा, मंदिरों से बड़ी तिजोरियाँ कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा। हाँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, नहीं नहीं, होना चाहिए उनकी। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस पे थोड़ी सी सरकार को Control थोड़ी सा होना कोई चाहिए। सिस्टम बनाना चाहिए। जी,
क्योंकि जितना रुपया हमारी इकॉनमी से इस साइड निकल जाता है जो बिल्कुल यूज ही नहीं होता, किसी काम ही नहीं आता, वो वापस इकॉनमी में भी नहीं आता। अरबों खरबों का सोना तिरुपति में पड़ा है तो पड़ा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल 1 साल की जीएसटी चल जाए हमारी आराम से, उससे ठीक है, ज्यादा शायद, आई डोंट नो। जी। अब ये कहो जी आप तिरुपति की बात आपने कही, मैंने नहीं कही, मुझे तो कहेंगे भाई साहब आप हरमंदर साहब की बात क्यों नहीं करते या किसी की नहीं करते। मैंने तो सबका कहा जी कि एक लिमिट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। मैं एक बड़ा आज ही पढ़ रहा था कहीं पर, 2 बच्चियां कोई मेले में गई हैं, कुंभ के मेले में कि कहाँ किसी मेले में गई, और उन्होंने वहाँ अपना लगा के साधुओं की टोली में शामिल हो गई और कहते जी हमने 1.5 महीने में 20 लाख रुपए कमा लिए। अब 20 लाख रुपया और तो किसी काम में नहीं कमाया जा सकता, इतना इजीली नहीं इतना ज़्यादा। जो हमारे मुल्क में अंधविश्वास की वजह से लोग जो गरीब हो रहे हैं ना, उस पर कुछ लगाम ज़रूर आनी चाहिए। कुछ लोग, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा जी, कुछ लोग भगवान की इस काम को बिजनेस बना के जो चल रहे हैं, बहुत सारे जी। अब गांव खेड़े में जाओ, आज भी वो कहते हैं जी झाड़े से बुखार उतार देते हैं, कुछ भी चल बच्चा पैदा कर देते हैं, शादी कर देते हैं। अब देखो जी, देश में हर गली, हर कूचे में, हर स्टोन के नीचे एक मिल जाएगा आपको, हर जगह बाबा लोग हैं, मिल जाएंगे। जी। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, नो, लेकिन अंधविश्वास आप मत फैलाइए। अंधविश्वास जो है उस पर एक कंट्रोल तो होना चाहिए, जी। एक सिस्टम तो होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ था, पीछे कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े, कुछ देखे न्यूज़ में भी, कुछ अंधविश्वासी बाबा को यूपी में इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया, योगी जी ने, बड़ा अच्छा लगा जी। कुछ तो पकड़े गए, करोड़ों की संपत्ति बना के बैठ गए, अरबों की संपत्ति बना के बैठ गए। जी। एंड पीपल आर क्रेजी। ये मुल्क की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ लोगों के सामने सच आने के बाद भी वो बिलीव करने को तैयार नहीं है। ऐसा एक उनके ऊपर वो आ जाता है मनोचली कि नहीं, बाबा जी ने, जो गुरु जी ने कह दिया है वही होगा। जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए, कबीर, फरीद, बाबा नानक, वो यही प्रीच करके गए जी कि हट जाओ, ये बर्बाद कर देंगे तुम्हें सब। ऐसे लेकिन तो, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अब उनके अलग फॉलोअर हो गए, जी। और जो उनके फॉलोअर हुए उन्होंने अपनी दुआएं अलग लगा दी। जी। आज वो लड़ रहे हैं, कोई एसजीपीसी लड़ रही है, तो कोई कहीं लड़ रही है, कोई दिल्ली वाले अमृतसर वालों से लड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी दुकानें चालू कर दी। जी। हर रिलीजन का यही हाल है। पॉलिटिक्स, पावर एंड मनी ने हमारे मुल्क की जितना रिलीजन है उसको जकड़ लिया। जी। ये अफसोस है, ये दुख की बात है। हमें इससे बाहर आना है और देश के बारे में सोचना है, कंट्री फर्स्ट। आपने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले, हम लोग जब चाय पी रहे थे तो आपने एक बात बोली कि देखो देश तो कोई भी आ जाए, चलना वैसी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी को ही चलाना है। आपने फिर बोला कि हमारे देश में लोग जो हैं वो थोड़ा सेल्फिश है, वो देश के बारे में ना सोच करके सभी अपने बारे में सोच रहे हैं। नेचुरली। आप इसको थोड़ा और डिटेल में हमें समझा नहीं, मैं सकते हैं? डिटेल में क्या आपको मतलब बताऊं? हमें हमें पब्लिक को हम क्या खुश कर रहे हैं, हम किसको दिखा रहे हैं? हमें अपने आप को चेंज करना है। वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स। जी। हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि खिड़की के बाहर टिश्यू नहीं फेंकना, ये हमें सिखाना है, ताकि वो गंदगी सड़क पे फैलेगी तो वो गंदगी को फिर उठाने के लिए हम ब्लेम करेंगे कॉर्पोरेशन को कि गंदगी नहीं उठाता। फेंका किसने? हमने बहुत फेंका है, मेरे बच्चे ने फेंका है। हम कहीं भी गाड़ी रोक के बाथरूम करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट? क्यों? नो विथ। ये चीजें हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम में लानी पड़ेंगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप जापान देखो, चाइना देखो, ठीक है, वो सिविक सेंस को स्टार्ट में सबसे पहले उस पर इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहली चीज सिविक सेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ। कभी वहां के बच्चों का फूड देखा है, खाना? और कभी अपने स्कूलों का, जिसको आप मिड डे मील कहते हो, उसको कंपेयर करो। कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ का कंपैरिजन है? हमारे यहाँ कोई डाइटिशियन ये नहीं बनाता कि इतना प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब होना चाहिए, तो ये खाने में दाल चावल खिलाई जाओ। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए के ठेके मिले, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं गंदा दाल चावल खिला खिला के। दाल चावल से पेट भर दिया। अब
बचपन से ही अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, ना अच्छा खाना, ना प्रॉपर एजुकेशन, जी, राइट एजुकेशन, राइट इन्वायरमेंट, करेक्ट, राइट मेडिकल फैसिलिटी है, आपने बना दिया, जी, बट उसको चेक कौन करेगा कि वो सही है कि नहीं। आपने हॉस्पिटल बना दिया, बट उसके अंदर सही ढंग से दवाई जा रही है नहीं जा रही, सही तरीके से भेड़ बकरी की तरह आप चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जी, दवाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन भेड़ बकरी की तरह आदमियों को ट्रीट किया जा रहा है। एमएस के नाम पे करोड़ों रुपया वो खाया, सिस्टम में खा रहे हैं, लीक हो रहा है। लीकेज, जिस दिन कोई भी सरकार आए और वो इन लीकेजेस को बंद करना शुरू करेगी ना, टाइट करना जी, टैप्स को, ये जो टैप है ना, ये हमारी इकोनॉमी का सारा पैसा निचोड़ रहा है। जिस दिन ये टैप्स बंद होंगे ना, कम होंगे। बट आपको लगता हो पाएगा कभी? इज इट शायद आज जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ भी पहुँचेंगे। उम्मीद पे आप क्यों करते हैं? हमारे पास अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर्स हैं। अभी हो सकता है इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया हो, अभी हो सकता है उनका ध्यान इस वक्त सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पे गया हो, कि पहले स्ट्रक्चर बना ले फिर इधर आएंगे। 2047 तक हो जाएगा, क्या पता पहले ही हो जाए, ये नोबडी नोस। जी, जी, और कई जगह तो होना शुरू हो गया, आप देखो कई जगह तो स्टार्ट हो चुका है। अब योगी की सरकार में हो ही रहा है। अगर उन्होंने ठान ली कि मैंने माफियागिरी एंड ऑल दिस नहीं चलने देना, हमारे यहाँ पर जी, पुलिस एंड एवरीथिंग वाज स्ट्रांग, तो उन्होंने 2-3 साल में यूपी की काया पलट कर दी। हाँ आज क्राइम ही नहीं है वहाँ, कम है जी, मैं नहीं कहता जीरो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग बात करते भी है, अगर मतलब ऐसे माना जाता है कि बीजेपी के वोटर्स जो है वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैं मुसलमानों से भी अगर बात करूं यूपी में, अगर ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, तो उनका कहना है कि योगी ने बहुत अच्छा किया और उन्होंने क्राइम को रोक दिया, क्राइम, व्हिच इज व्हाई वी आर क्राइम कम किया ना। जी, जी, अगर उसने ठानी तो डेडिकेट करके कर दिया ना कम, जी, तो क्या नहीं कर सकती सरकार? सरकार मालिक होती है। जिस दिन सरकार आ जाएगी इस करने पे कि भैया हमें ये टैप्स को टाइट करना है, 100% तो आपको लगता है अमेरिका में करप्शन नहीं है या इंग्लैंड में नहीं है? जी, सब जगह होती है जी, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्यों नज़र आती है, इसका एक रीज़न और भी है। आम आदमी करप्शन कहाँ देखता है? सबसे पहले सड़क पे पुलिस वाले से, जी, करेक्ट, बिल्कुल, वहीं से स्टार्ट देखता है। छोटे लेवल की करप्शन, हमारे देश में छोटे लेवल की करप्शन ज़्यादा दिखती है, तो आदमी को लगता है हम तो यार करप्ट कंट्री में बैठे हैं। ठीक है, बाहर के मुल्कों में कम नजर आती है क्योंकि वहाँ छोटे लेवल की करप्शन नहीं है, बड़ी करप्शन है जी, तो जो आम आदमी के पल्ले पड़ती नहीं है, तो उनको लगता है नहीं यहाँ करप्शन नहीं है भाई, यहाँ तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो कानून मानना ही पड़ेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से भी कि छोटे लेवल की करप्शन को थोड़ा कम किया जाए। एक तो लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ेगा, और दूसरा वो ज़रूरी भी है। ये जो छोटे लेवल का क्राइम है ना, इसी से बड़ा क्राइम होता है, इसी से बड़ा नुकसान आप तैयार होते हैं बड़े करप्शन करने के लिए। जब हमें आदत पड़ जाती है कि 500 रुपये देंगे यार, रेड लाइट आपको कुछ नहीं है, 500 ही तो देने पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा स्पीड में भाग भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, चलान आएगा, 10 चलान आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे, लोक अदालत में किसी को 500 और 1000 रुपये देंगे, छुड़वा लेंगे। ये हो रहा है ना जी, बिल्कुल। पर जिस दिन ये बंद हो जाएगा कि 10 चलान आए तो गाड़ी बंद, ड्राइवर का लाइसेंस खत्म, नहीं मिलेगा, किसी स्टेट से नहीं मिलेगा। अब तो आप आधार कार्ड से लिंक्ड हो जी, नहीं मिलेगा, उसके बाद बस ये हालत खराब हो जाएगी लोगों की जी, कोई नहीं जंप करेगा जी। लेकिन वो कैसे होगी? अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो मुश्किल काम है। नीचे से ऊपर तक क्या क्या होता है आपको पता है। तो इसलिए चौक पे जाम लगा होता है, किनारे पे बैठ के वो चलान कर रहे होते हैं जी। क्यों कर रहे होते हैं ये आपको भी पता है जी। ये ख़त्म करना है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ जी, क्योंकि हमें सिर्फ वो बेचारे नज़र आते हैं तो हम उनको ब्लेम कर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि नज़र वो आते हैं सड़क पे जी। हमें पुलिस वाला नज़र आता है, कॉरपोरेशन वाला नज़र आता है, हम उनको ज़्यादा ब्लेम कर देते हैं जी। बट ये सिस्टम ऊपर तक चलता है। आपको लगता है किसी छोटे अधिकारी की इतनी ताकत है कि वो सरेआम आपको कभी किसी को घूस देनी सर? ऐसा है, ये आप जो सवाल कर रहे हो ना,
घूस वर्ड ही गलत है, हाँ, ये सिस्टम है। सिस्टम। जब आप इस देश में रह रहे हो तो आपको सिस्टम तो फॉलो करना है। कि आपको लगता है आपने कभी रेड लाइट जंप नहीं की और अरे 200 नहीं दिया, मैं तो अपनी कहानी नहीं बता सकता, मेरा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन तो मैं क्या आपको लगता बहुत है ऐसा मजेदार कहानी पॉसिबल हो बताता। सकता है कि आपने नहीं दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। हम भी सिस्टम में रह जी, रहे, जी। वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जी। हमें भी रोज ये झेलना पड़ता है, हम्म। रोज ये करना पड़ता है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि काफी सुधार है पहले से और बेहतर है। बेहतर है, और आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी सरकारें जी। इन चीज़ों पे काम करेंगी और इस पे भी ध्यान देंगी। एक ये जो होड़ लग गई है ना फ्री बांटने की, हम्म। कांग्रेस ने 10,000 बांटा तो बीजेपी ने 12,000 तो आम आदमी ने बिल्कुल। 14,000, जी। इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा, हम्म। पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि ये हम फ्री नहीं खा रहे, अपना ही खा रहे हैं, जी। अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम ही टैक्स भर रहे हैं, फिर हम ही हमें उसको फ्री उसको में। गलत तरीके से ले रहे जी। हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लीड कर रहे हैं, जी। हम अपनी चीज़ों। आप कह रहे थे अभी कि मैं 2 नाम हैं जो नहीं लूंगा व्यापारियों के, हम्म। आपने स्टार्ट की बात, ठीक है, मैं उनको ब्लेम ही नहीं करता। हम्म। अरे भाई कोई तो बिजनेसमैन आएगा, जब सरकार नहीं चला पाएगी और किसी पे दम है नहीं, तो जिसके पास पैसा होगा, जी। जिसके पास कॉर्पोरेट होगा, जिसके पास सिस्टम होगा, वही चलाएगा। हाँ। और पैसा पैसे को खींचता है। जब आपके बिल्कुल। पास आपको 4 एयरपोर्ट चलाने को मिल गए और आपको समझ आ गई कैसे चलाने, और आपके पास पैसा है जी। और पब्लिक आपको और पैसा दे रही है, तो नेचुरली आप ही अगले 4 के बिड करोगे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है भारत में, तो ऑफ कोर्स है कि पूरा जो चीजें हैं, जैसे रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, होना चाहिए। बाकी चीजें प्राइवेटाइज, तो आपके हिसाब से क्यों ये अच्छा है? और सरकार का काम नहीं है, सरकार को बिजनेस डीटीसी में बस चलाना घुसना ही सरकार नहीं का काम चाहिए। नहीं है, सरकार को बिजनेस में घुसना घुसना ही नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने नवरत्ना और ये सारी ना 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 कंपनीज, ये ना, सारी सरकार का काम नहीं है भाई साहब चीजें। फूड्स देना, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी। ये सब क्या है? ये लीकेजेस हैं, ये सरकार का काम है। शायद किसी चैनल ने दिखाया था कि चूहे ही खा गए कई करोड़ों का अनाज, करेक्ट। पहले तो हजारों करोड़ों रुपए के रेंट दे के वो रखो, आपने बनाया, उसके बाद फिर वो खा गए। वो खा गया। तो मतलब ये सब सिस्टम सरकार का काम नहीं है। हाँ, सरकार का काम है चेक करना, जी। सरकार का काम है ये देखना कि किसान को किसान का पूरा पैसा मिले, यस, एमएसपी के रूप में मिले, चाहे उनको मिनिमम गारंटी में मिले, ताकि किसान जो है, ये मजाक में भी हम सोच ले ना तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जो अन्न का दाना हम खा रहे हैं, जो रोटी हम खा रहे हैं, वो कितनी मेहनत से बनती है, आप शायद सोच भी नहीं सकते। मैं तो किसानों में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, गांव खेड़े मेरे को पसंद है, तो उस ज़िंदगी को जिया हूँ, तो मुझे पता है कितना हार्डवर्क है, कितना ज़्यादा हार्डवर्क है, और उसके बाद उसके घर में कुछ नहीं है। आज भी आम किसान, इस देश का आम किसान 1 एकड़ के ऊपर 1-1.25 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा सकता अगर उसका सब कुछ ठीक चला जाए, तो पूरे साल का नहीं कमा सकता। और छोटा बीघा के हिसाब से लो तो 10 बीघा जमीन, 10-10 बीघे वाले आदमी कितने हैं यहाँ? जी, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको लगता है कि 10,000 रुपये महीने में वो पूरा परिवार पाल सकता है? और फिर उसमें बीज भी लाएगा, फिर अगले साल खेती भी करेगा। जी। जी। और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उसको झेलेगा भी। जी। आप सोचो, और फिर वो करना आप खाते हो, फिर आप कहते हो मैंने लंगरों में बांट दी। अरे लंगर नहीं चलाने, हमें किसान को बचाना है। आप किसान बचाओ, देश में किसान बचेगा। किसान अगर पैसे वाला होगा, किसान के पास पैसा होगा, किसान प्रॉपर एजुकेशन देगा अपने बच्चों को, वो 2 फसलों के बजाय, जैसे अब सरकार प्रमोट करती है कि अलग फसल लगाओ जिसमें ज़्यादा पैसा मिले, उनको वो प्रमोशन, वो ज्ञान देगा कौन? जी, सरकार को ही बताना वो तो बेचारा जब तक बढ़ता है, उसके बच्चे बाकी लोग बच्चों को देखते हैं, कहते हैं यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, जमीन का रेट 40 लाख, हम कमा रहे हैं लाख रुपए रोज महीने के साल का। जी। कहता बापू जमीन बेच, मैं कनाडा जा रहा हूँ। हाँ। आधा पंजाब चला गया, बच्चे भाग गए। करेक्ट। आप कहते हो वहाँ चिट्टा बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, पंजाब में चिट्टा बिक रहा है। जब वेला होगा जवान आदमी तो क्या खाएगा? चिट्टा ही खाएगा भाई साहब, वही करेगा। जी। खाली बैठा दिमाग में क्या करेगा? जी। चिट्टा ही खाएगा।
खाली एक सिस्टम को नहीं बनाना। पहले यहाँ पर अफीम खाते थे, कई सालों से खा रहे हैं लोग। बिल्कुल अफीम उगती थी, अफीम खा लेते थे, जी नहीं खाई जाती थी। जी। हर दवाई में डलती है। ये जो आप इको स्प्रिंट खाते हो हार्ट सारी के लिए, दवाइयों में है, सारी उसमें दवाइयों में है, अफीम है सब में और कुछ अफीम नहीं है, है। बिल्कुल। जो अफीम आप खानी शुरू कर दो, हफ्ते में एक बार आप अफीम की गोली ले लो भाई साहब, सारी जिंदगी हार्ट अटैक नहीं आएगा आपको, कभी नहीं आएगा, नोट डाउन कर लो। कभी भी नहीं आएगा। बट ऐसी चीजों को हमने बैन कर दिया। पान मसाला खुला है, 85 के बाद काफी बदलाव आ गया था। नहीं पान मसाला खुला है ना, हमने अमेरिकन को कॉपी करना शुरू कर दिया कि अफीम बैन करो, चरस पान बैन मसाला करो। क्यों खुला है वो मैं बताता हूँ। कहते नहीं जी वो भी तो किसान का ही है ना जी, उसमें तम्बाकू है तो वो उगता उन्हीं है, का हम उपकार वो कर भी रहे है, हैं। उन्हीं का उपकार कर रहे हैं। नहीं, आप कुछ चंद फैमिलियों का ही उपकार कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। खरबों रुपए की जायदादें उन्होंने स्विट्जरलैंड में और दुबई में ले ली, सबको पता है, ओपन है। जी काहे के बिजनेसमैन है, सिर्फ कस्टम वो एक्साइज की चोरी करते हैं। अब मुझे खुशी है सरकार ने अभी कुछ बदला है सिस्टम, जी। तो उससे काफ़ी टैक्सेस लगाए हैं। वैसे पंजाब इलेक्शंस भी हैं सर अगले साल, कैसे देख रहे हैं आप? कुछ बदलने वाला है? आम आदमी पार्टी रहेगी कि अब इस बार बीजेपी विल हैव इनरोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सर अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आती है तो पंजाब के लिए शायद अच्छा हो। इस वक्त पंजाब को कौन सी पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, पंजाब के लोगों को मतलब होना चाहिए सेंटर से। जी। अगर सेंटर उनके साथ होगा, पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। तो उनको चाहिए, उनको सेंटर से अब झगड़ा वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज की डेट में। जी। पंजाब को सेंटर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। 5-7 साल जो भी है उनको एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता बीजेपी, मैं बीजेपी को एडवोकेट नहीं कर रहा जी। लेकिन मैं सेंटर को एडवोकेट कर रहा हूँ। आज पंजाब स्टेट की हालत ऐसी है कि अगर वो आज फाइट करती है, सेंटर और स्टेट के झगड़े रहते हैं, आप देखो रहते ही हैं, जो सेंटर की पॉलिसी है वो वहाँ लागू नहीं करने देते। ममता जी ने लागू नहीं करने दी इतने साल, क्या बुरा हाल हो गया बंगाल का। आई एम वेरी हैप्पी कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई, एटलीस्ट वो मेन स्ट्रीम से जुड़ गए। अभी तो वो टूटे पड़े थे बेचारे, कितने पीछे हो गए। कुछ हावड़ा ब्रिज के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं टूट गया, बंगाल खत्म हो गया। मैं बंगाल में काम किया है, मेरा ऑफिस था जी। खत्म हो गया बंगाल इतने साल में। वही पंजाब का हाल है। कौन सी इंडस्ट्री है पंजाब में? है ही नहीं जी। कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो पुरानी इंडस्ट्री लुधियाने में थोड़ी आप देखते हो कपड़ों की, ये वो पंजाब के पास तो सब कुछ था। जी। पंजाब के पास तो पंजाब को सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है पंजाब का पानी है। उनसे पानी आप फ्री लेते हो, उनको सब कुछ बेचते हो। जी। पानी आप फ्री लेते हो उनसे और बेचते सब कुछ हो उनको। गलत है। पंजाब के साथ बहुत चीज़ें गलत भी हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है कि कभी भी पंजाब और सेंटर की सरकारें सेम हुई नहीं, ऐसा मौका आया नहीं। कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय थी शायद, कभी साथ में नहीं हुई। ओके। जी जी जी। कैप्टन साहब अपनी वो हैं, देखिए वो बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने अपना राज कर लिया जो भी। हाँ, अब तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो स्थिति में भी नहीं है, तो किसी के बारे में जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में बात करने से फ़ायदा नहीं। और आप अगर गलतियां निकालने गए तो हर सरकार की गलतियां आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल। हमें फ्यूचर की बात करनी चाहिए जी कि फ्यूचर क्या अच्छा है। जी। मेरा है कि बीजेपी अगर कोई अच्छा चेहरा पंजाब के लोगों को दे, जी, अच्छा चेहरा, लाइक अ न्यू गुड सीएम फेस यू आर सेइंग, जरूरी है। पंजाब में एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ पर जाट वोट बहुत फैक्टर है पंजाब में। जी। जाट वोट फैक्टर है तो जाट उनको चेहरा चाहिए। दूसरा रिलीजियस बहुत फैक्टर है, रिलीजियसली बहुत जुड़े हुए हैं जी, गुरुद्वारे से बहुत जुड़े हुए हैं जी। तो आज भी आप देखो 1984 के जो बंदे अरेस्ट जेलों में सड़ रहे हैं, जिन पे केसेस भी नहीं है, बस पड़े हैं जेलों में, जी। कम से कम 200-400 आदमी 500 आदमी ऐसा है। सोचो 30 साल से जेल में पड़ा है। आज कई ऐसे हैं जो मतलब तब 30 साल के थे जी, या 70-40 साल के थे, आज तो 70-75 साल के हो गए, जेल में सड़ रहे हैं। जी। तो वो एक इम्पैक्ट पंजाब के लोगों के मन में है। क्यों बंद कर रखा है उन्हें?
छोड़ो उस यार। चीज का भी गुस्सा आपको लगता है है। वो 70-80 साल के लोग अब आगे कुछ कर सकते हैं? नहीं, नुकसान कर जिंदगी तो सकते हैं? खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई चली उनकी जिंदगियां। जी। 35-35 साल से वो अंदर है। अरे रिलीज करो, केस ही नहीं है, छोड़ो उनको, जी। निकालो बाहर। करेक्ट, वो एक कुछ फैक्टर्स हैं। इस तरह करते करते कई अलग, हर स्टेट के अलग फैक्टर होते हैं। बंगाल में अलग थे, पंजाब के अलग हैं। जी। तो जो पंजाब को समझते हैं, वो पंजाब के बारे में जानते हैं, उनको पता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों को नहीं पता। जी। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो नॉलेज नहीं, हम तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। हम तो व्यापारी आदमी, हमें बिजनेस की बात करो, हम कर सकते हैं। बट जो सुनते हैं, जो देखते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे के हिसाब से बता रहे हैं। इनको तो सब पता है, इनके पास तो सब नॉलेज है, सब इन्फॉर्मेशन आती है, CID आती है, हर चीज़ आती है। तो आई थिंक अगर सरकार थोड़ा सा पंजाब के बारे में भी सोचे, जी। पंजाब ही इनका नेक्स्ट टारगेट भी होना चाहिए बीजेपी का, और होना भी चाहिए। हाँ, उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि पंजाब ही है, अगला पंजाब ही है। तो सर they are होना going भी to चाहिए। focus- पंजाब को अगर बचाना है, बॉर्डरिंग स्टेट है, होना भी चाहिए। जी। क्यों ना हो, जी। क्यों ना हो। आज ये इन्होंने लड़ाई करी, देश को बहुत लड़ाई करके बीजेपी आई है इस देश में। क्या कांग्रेस 26 चीफ मिनिस्टर्स के साथ रूल नहीं कर रही थी देश को? कर रही थी। जी। नहीं कर रही थी? जी। किया ना। So it's not a bad thing. इट्स or नॉट अ बैड something थिंग to worry about. हाँ, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। जी। जी। उसने 26 उनके चीफ मिनिस्टर थे, इनके तो अभी 26 हुए नहीं। तो इनका अभी अगली बार फिर आपको लगता है मोदी जी भी वापस आ जाएंगे 2029? सर देखिए, वेदर बी मोदी और वेदर बी एनीबडी एल्स, जी। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देश में चलाने वाली बीजेपी ही है। अगर मोदी जी की सेहत अच्छी रहे और वो आए, अच्छी बात है, क्योंकि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है। जी। लेकिन बीजेपी में ऐसी घबराहट कुछ नहीं होती जितना मैंने बीजेपी को देखा है नज़दीक से। There will be a new leader कोई भी आ जाएगा, who will emerge and दे नो इट्स अ पार्टी एट अ होल। ये इतनी बड़ी पार्टी है, इनके पास बैकअप पे बैकअप पे बैकअप रेडी वैसे रहते हैं। आपकी नजदीकियां तो सभी पार्टी से रही होंगी। हाँ 100%। मेरे तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं वैसे जब बात होती, क्यों हारती जा रही है कांग्रेस, क्यों जीतती जा रही है बीजेपी? नहीं ऐसा है, एक ऑरा बन जाता है जब वो ऑरा चलता है ना, जब व्हील चलता है। जी। जब कांग्रेस का व्हील चल रहा था तो 60 साल चला जी। नहीं चला। जी। 26 चीफ मिनिस्टर दिए उन्होंने एक टाइम पे, नहीं दिए, दिए ना। जी। उनका टाइम चल रहा था, जो वो कहते थे चल जाता था। कांग्रेस थी देश में। करेक्ट। बिल्कुल। आज वो थोड़ा सा उनका टाइम खराब है ऑपोजिशन में। और फिर बीजेपी को सबसे बड़ी बात है, बीजेपी इज़ वेरी गुड इन मीडिया, वेरी गुड। इनको अपनी चीज़ सामने रखना बड़ा अच्छे से आता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल बचाने के लिए हमारे मंत्री कितना त्याग कर रहे हैं। त्याग कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा भाई उतना ही त्याग दिखाओ टैग करके प्राइम मिनिस्टर को, जितना रोज कर सको। साइकिल पे एक दिन जा सकते हो, रोज नहीं जा सकते भाई। इसके बजाय 4 के बजाय 2 गाड़ियों पे जाओ, वो बात ठीक है। और ये कह दो कि मैं हफ्ते में 5 दिन के बजाय 3 दिन जाऊंगा भाई, जब जरूरत नहीं होगी नहीं जाऊंगा घर से। ये मैंने आपको कहा कि मीडिया में दिखाने से खाली देश नहीं बचेगा जी। ये बात थी, पेट्रोल बचाने की बात थी वो। तो आज भी मैं कहूँगा कि DTC बस पे सफ़र करना, वो खाली DTC पे। आप कैसे सोच रहे हो ऑफिस जाने का? कल मेरे को नहीं ज़रूरत होगी, मैं नहीं जाऊँगा। और अगर मुझे जाना होगा तो मैं कारपूल कर लूँगा। मेरे बेटा अलग गाड़ी में जाता है, मैं अलग में जाता हूँ, छोटा वाला अलग गाड़ी में जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि यार चलो इकट्ठे चले जाएंगे। बस यही कर सकते हैं, काम तो बंद नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। वाइफ अलग गाड़ी ले जाती थी, वो स्कूल चलाती हैं, वो अलग चली जाती थी, मैं अलग। मैं अब आज उनके साथ गया था, उनका स्कूल भी उसी तरफ है। मैंने कहा चलिए यार मैं 2-3 घंटे जाना है, आपके साथ चला जाता हूँ, आप ही के साथ वापस आ जाऊँगा। नहीं चलाते गाड़ी, ये तो कर सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल, बट यू कैन नॉट टॉक इम्प्रैक्टिकल कि मैं साइकिल पे जाऊँगा कितने दिन।
वो भी अभी की गर्मी में। 1 दिन 2 दिन तो टैग करने के लिए कुछ मत कीजिए, जो कीजिए वो कीजिए कि जो आप करेंगे जिससे सही में आपका बचेगा। जी। वेस्टेज मत कीजिए जो ज़रूरी है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से आप खेल नहीं सकते 2 गाड़ियों में। नो, यू कैन नॉट, फॉर एवर इट कैन नॉट बी पॉसिबल। एक दिन पॉसिबल है, आप कार्टन कर दोगे सारा एरिया, प्रधानमंत्री एक गाड़ी में भी चला जाएगा जी। बट इज इट पॉसिबल? आपको करना भी नहीं चाहिए। नॉट प्रैक्टिकल। नॉट प्रैक्टिकल। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही इज द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन, हमें उनकी ज़रूरत है तो हम नहीं कर सकते। हाँ, बट ये है कि हो सकता है उनके कॉन्क्लेव में 2 4 5 गाड़ी ऐसी हों जो बिल्कुल एक्स्ट्रा चलती काम हैं, की ना हो। काम की नहीं है, उनको कह सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। या प्रधानमंत्री कहेंगे मैं भी अपना ट्रैवल घर से मैं अपना काम ज़्यादा करूँ, उनके पास तो घर पे भी सुविधा है, जी, घर पे ऑफिस भी है, ऑफिस है। हर चीज़ है कि आई कैन वर्क फ्रॉम होम। बिकॉज मैं जाऊँगा तो 18 गाड़ी लेके जाऊँगा, कोई मुझे मिलने आएगा तो 2 गाड़ी में आएगा। जी तो इट इज़ डिफरेंट। जी, बिल्कुल। ठीक है। अब एक चर्चा आजकल चल गई है, हाँ। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप बाहर मत जाइए, फॉरेन ट्रिप्स मत लीजिए, और वो 6 खुद कंट्री जा रहे हैं। वो जरूरी वो है यार। तेल लेने जा रहे हैं, वो भाई, ये जरूरी है बताया जा भाई। रहा है। अगर प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाएगा, किसी से ब्रिक्स की मीटिंग नहीं करेगा, अगर वो लोगों से मिलेगा नहीं, हाँ, कहाँ से तेल लाएगा, कहाँ से क्या करेगा? देश चलाना है। ये इम्प्रैक्टिकल बातें मत करो जी। कि देखो प्रधानमंत्री ने कह दिया। प्रधानमंत्री इज नॉट अ कॉमन मैन, आम आदमी नहीं है प्रधानमंत्री, उसको देश चलाना है। उसको बाहर अगर रोज जाना पड़े, मैं तो हिम्मत देता हूँ, दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ ऐसे आदमी के जो 75 की एज में 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा है जी। आज अमेरिका में है तो कल कहाँ है तो परसों कहाँ है। आम आदमी कर सकता है? हर आदमी कहता है मैं अपने घर बैठा हूँ यार, इतनी बड़ी कोठी मिली हुई है, इतने आदमी मिले हुए हैं यार, रेस्ट करूंगा और वो भी इडली डोसा खाऊंगा। वो भी 75-76 की उम्र। सोचो, भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है? उसके कौन से बच्चे हैं जी। उसके, कौन है पीछे जिसके लिए वो कर रहा है कि जायदाद छोड़नी है, उसने नाम छोड़ना है। उस कैटेगरी में तब राहुल गांधी भी आ गए। बिल्कुल आ गए, मैं नहीं कहता राहुल गांधी नहीं। कभी मुलाकात हुई आपकी राहुल गांधी हाँ से? हाँ, मेरी बहुत। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे आदमी है, ही जस्ट लाइक अ कॉमन मैन, बहुत ही अच्छे। बट ही हैज क्वालिटीज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। सर अब ऐसे मोती महल में बैठ के खाना खाते वक्त तो मैं नहीं कह सकता, डिस्कस कर सकता, या कहीं पार्टी में मिल गए या कहीं तो नहीं कह सकता जी। कि उनमें वो But है या whatever नहीं you have है। seen बट आप as a- देख रहे हो वो अपनी तरह से अपना एक आंदोलन चला ही रहे हैं, जी, लगे हुए हैं। उनका अपना स्टाइल है, हर आदमी का अपना। वो जेनजी स्टाइल से अब स्टार्ट किया उन्होंने, वो जेनजी को सोच रहे हैं कि यूथ को साथ जोड़ के करेंगे। हर आदमी का अपना सोच, अपना तरीका। एक घर में 2 लड़के होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते भैया। जी जी ये तो 2 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के 2 बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जी। ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आपका अपना स्टाइल हो सकता है। फिर एज डिफरेंस, वो यंग है 50 साल का, आप 75 साल के हो, बिल्कुल। बहुत फ़र्क है दोनों में, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी। तो आपके पास हो सकता है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप इतनी एज में गुजर चुके हो, 2-4 बार आपने चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, प्रधानमंत्री 15 साल से रह चुके हो, तो आपका एक्सपीरियंस मच मोर है। वो तो अभी उन्होंने अभी पावर ली नहीं कभी, जी। तो उस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस कोई पद अभी उन्होंने ऐसा संभाला कम नहीं है, हो सकता है। responsibility, जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूथ को कुछ समझ ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपके बेटे को नहीं पता कुछ भी है क्योंकि आप बड़े हो, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं, जी। उसको भी आज के हिसाब से पता है, और ऐसी चीज़ें पता है जो आपको नहीं पता। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर देश के लिए कुछ करना है ना, एक अपील राहुल गांधी से भी करूँगा, सिर्फ गलतियाँ निकालने के बजाय कभी। अब जैसे सीबीआई की मैंने कल न्यूज़ पढ़ रहा था कि डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए वो गए और 5 मिनट में वहाँ से भाग आए जी। कि मैं नहीं बैठूंगा, ये सब बकवास है, और आके उन्होंने मीडिया में बोल दिया नहीं ये बकवास है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस पर एंटरटेन नहीं करना चाहता। ये आप मीडिया को या पब्लिक को ये खुश करने के लिए कि मेरा आदमी नहीं है जी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, मत करिए। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पद पे हैं जी। आपको बुलाया जाता है, आपको एंटरटेन किया जा रहा है, आप अपना रखिए। सरकारें कभी भी विपक्ष की बात नहीं मानती, हाँ, वो सबके ये साथ। सच्चाई है। आप पे ब्लेम नहीं आएगा। जो सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा वो सबको पता है, वो सरकार ही बनाएगी, आपके कहने से नहीं बनेगा। बट वाजपेयी जैसा लीडर बनना चाहिए जो सबको साथ लेके चलता था। लेकिन वो जनरेशन अब लगता है बीत चुकी है। अब तो पॉलिटिक्स बहुत एक तरीके से कट थ्रोट हो चुका है। अगर हम बात करें कि
किस प्रकार से पॉलिटिक्स कैसे बदल गया है भारत का, वो तो आपने श्योर देखा होगा कि 90s के जो पॉलिटिशियंस थे उनके बात करने का तरीका, या एक तरीके से अगर उनकी लड़ाई भी हो रही है या आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है तो एक रिस्पेक्ट बनी रहती थी। अब लगता है कि वो तो बिल्कुल लोगों में चला गया या पॉलिटिशियंस में चला गया। ऐसे पॉलिटिशियंस, बस इतना ही फ़र्क है कि पॉलिटिशियंस वो पार्लियामेंट के अंदर तक होते थे, उसके बाद दोस्त थे। उसके बाद पर्सनल लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब ये पर्सनल लेने लग गए चीज़ों को, जो गलत है। आप एक दूसरे की मदद करने के लिए, जी, पहले ज़माने में होता था कि सरकार किसी भी हो, लेकिन दूसरे का एमएलए जो होता था ना, उसकी भी रिस्पेक्ट उतनी की जाती थी। अगर वो भी सीएम से मिलने जाता था, उसका भी काम होता था। जी, अब वो नहीं होता, अब वो नहीं होता, काटा जाता है। मैंने तो बड़ा अफसोस और दुख लगा देख के कि टीवी पे एक एमएलए जो नया बना है बंगाल में, जिसने अनाउंस किया कि मैं मुसलमान का कोई कागज़ भी साइन नहीं करूँगा 3 साल, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। ये गलत है। आप नहीं, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग मुझे वोट देंगे। जी, करेक्ट, ऑफ कोर्स, मतलब मेरी चॉइस है, जाहिर सी पब्लिक बात की है। चॉइस है। बिल्कुल। और जिसने वोट नहीं दिया मैं उसके महल्ले में लाइट नहीं लगाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं। पहले भी नहीं होता था कभी। सबका साथ सबका विकास ही होता है। जी, प्रधानमंत्री भी हमारे वही कहते हैं। जी, तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी ऐसी सोच हो रही, उनको हमारी सरकारों को टाइट करना चाहिए। ये नहीं आप कह सकते, ये नहीं आपको करना है। वो उसका प्रोग्रेटिव है कि वो आपको वोट देगा जी, या नहीं देगा, उसका राइट है। आर्टिकल ने दिया उसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसको। उसके लिए उसको पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। आप पनिशमेंट नहीं दे सकते जी, उसको, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से आप दूर नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। यू आर नो वन। जी, और आप तो पब्लिकली कह रहे हैं। ये हेट्रेड की बात है। जी, This ये is थोड़ा hatred. आसान हो गया यहाँ पे करना। ना, ये गलत है। आप ये चीज जो आप कह रहे हो ना, ये एक फर्क आ गया है। जी, पहले ये नहीं होता था, चाहे करते वो भी नहीं थे। पहले भी जब देखते थे कि इस मोहल्ले में मुझे कभी वोट नहीं आया, तो उस मोहल्ले का काम ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन आप खुल के बोल सकते हैं। बट अब ये खुल के बोलते हैं, गलत है। जी, थोड़ा ये चेंज आ गया है, ये फ़र्क आ गया है। जी, इससे आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी हिंदुत्व की छवि बना के अपने को टैग कर रहे हो कि मैं गुड बुक्स में आ रहा हूँ हिंदुत्व की, कि मैं एचएम साहब को खुश कर रहा हूँ, मैं योगी को खुश कर रहा हूँ। जी, इसीलिए आपने बोला है ना ये, और तो कोई रीज़न नहीं है बोलने का। रॉन्ग, ये गलत है। रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। वेरी सेंसिटिव। आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स को जैसे ही मिलाते हो ना, सत्यानाश हो जाता है, जी, सत्यानाश हो जाता है। मैं फिर कहूँगा, कंट्री फर्स्ट। लेकिन बीजेपी ने तो मिला के ही एकदम, अब ये उनका तरीका है। राम मंदिर बोला था, राम कंट्री मंदिर फर्स्ट बनवा तो दिया। फिर भी कहूँगा मैं, जी, अगर देश के लिए काम भाई हर आदमी करे, कम से कम व्यापारी तो करे। व्यापारियों में तो नहीं है, मेरे पास तो आज बहुत सारे मुसलमान कारीगर हैं, जी। और आप जैसा बहुत बता रहे थे सारे कि हिंदू कारीगर हैं। आपके ग्रैंडफादर मतलब 7 ऐसे कारीगरों को लेकर के आए थे पाकिस्तान 7 से। पाकिस्तान से कारीगर लाए थे, मुसलमान तिजोरी बनाने वाले, जी, और उन्हीं से अपना रोज़गार शुरू किया। और 8 बच्चों की शादी की, 8 को एक एक मकान दिया है, 8 को एक एक फैक्ट्री दी, 8 को एक एक शोरूम दिया। एक बहरे आदमी ने, अनपढ़ आदमी ने। आज के ज़माने में सोचो, कोई कर सकता है या दे सकता है? लेकिन आपकी तिजोरी में खास क्या होता था कि ये इतना सक्सेसफुल बना? आपका क्या आंकलन सर, है? कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो उन दिनों में तिजोरी बनाने वाले बहुत कम थे, रेयर थे, ठीक। तो इतनी आसानी से तिजोरी बनती नहीं थी। तिजोरियों के बाद अलमारियाँ बननी शुरू हो गई, चेंजेस आते रहे। आज कौन तिजोरी लगाता है घर में? आज तो इलेक्ट्रॉनिक बटन वाली लगाते हैं, जी, अगर लगानी भी हो, नहीं तो लकड़ी की कपड़ लगा लेते हैं। पहले लोग अलमारी लोहे की लगाते थे, मजबूत। गोदरेज इसी से बनी, जी, करेक्ट, लोहे की अलमारी बनाने से तो बनी। जी, आज इतनी बड़ी कंपनी है। जी, तो ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता है। अब आज जीन्स पहन रहे हो, पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, धोती पहनते थे लोग, आज जीन्स पहन रहे हो। जी, आज सूट के नीचे भी स्पोर्ट्स शू पहना जाता है। तो वक्त और टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हमने भी अपने व्यापार को उस तरह बदला है
अभी हम अलमारी और तिजोरी में जोर नहीं है, हमारा भी अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं हम, जी। अलग अलग काम करते हैं हम लोग। हमें भी चेंजेस ले आए हैं। एम्पायर सेफ कंपनी आज जो हमारी फर्म है, बड़ी पुरानी फर्म है, बहुत पुराना हमारे पास अपना एक कस्टमर बेस है ज़बरदस्त, और आज उसी के सिर पे हम जी रहे हैं जी। और पूरे देश में सामान देते हैं, माल बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जी। 300-400 लोग हमारे पास काम करता है। जी। तो हम खुश हैं, हम उनको लोगों को सही चीज़ सही टाइम पे दे सकते हैं, जी। बट चल रहे हैं। और अब बच्चे आ गए हैं, बच्चों की सोच और मोदी जी की तरह है। तो बच्चे भी अब एआई का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं 100%। वो तो पूरा उन्होंने नए कोर्सेज ज्वाइन किए हैं और उन्होंने टारगेट्स बनाए हैं, जी। और वो कहते हैं हमें अपने 10,000 वर्कर करना है 3-5 साल के अंदर, ओके। 7 नई फैक्ट्रियाँ लगानी है, हर चीज़ की अलग अलग। अच्छी बात है, बिल्कुल। सोच बदल रही है ना, यही देश की सोच होनी चाहिए। दैट यू ग्रो। इस देश में जितनी इंडस्ट्री लगेगी, ये देश बचेगा इंडस्ट्री से। अगर इस देश की इकॉनमी को बचाना है तो इस देश में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। आज अगर चाइना बचा हुआ है और आपसे 100-150 साल आगे है, तो वो इसलिए है कि वो पूरी दुनिया का माल सप्लाई करता है। ये शायद हमारी एक पॉलिसी रही थी कि हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनना चाहते चाइना की तरह, हम तो सर्विस इंडस्ट्री में वाले ही रह गए हैं ना भारत में। सर्विस इंडस्ट्री हमारे पास बहुत अच्छी है, हमारे पास आईटी बहुत स्ट्रांग है, हमारी एआई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग में हम मार खा गए। अगर देश को चलाना है तो हमें भी बाहर से, आज छोटा सा खिलौना भी चाइना से मंगाना पड़ता है। आप जिस एयर कंडीशनर में बैठे वो भी चाइना से आ रहा है, तो ये गलत है। मैं तो अपनी इंडस्ट्री के लिए फ़ाइट करता रहता हूँ, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा जी। तो मैं बहुत साल से फाइट कर रहा हूँ इसी चीज़ को कि देश में बनाओ और देश का प्रोडक्ट यूज़ करो। बट आज भी हमारे कई भाई आर्किटेक्ट हैं, कई हैं, उनको इजी लगता है, फटाफट चाइना के बाज़ार में गए, माल उठाया, लोड कराया, ले आए, बेच दिया, ख़त्म किया। वो ज़्यादा आसान है, आसान लगता है और सस्ता भी होगा। सस्ता है या नहीं है वो उनको लगता है। प्रोडक्ट में जो फर्नीचर की कोई वैल्यू नहीं होती, फर्नीचर की वैल्यू होती है उसके अंदर क्या लगा है, वो किसी को नजर थोड़ी आता लगने के बाद। लकड़ी की वैल्यू है, या लकड़ी का भी बनता है आजकल, बिना लकड़ी के भी बनता है, चीज़ें चेंज हो गई हैं जी। बट ऐसा नहीं है। अगर हम मन में बना लें कि हमें लेना ही इंडियन है, तो क्या हमारा इंडियन फर्नीचर खराब है? नहीं, अच्छा है, सबको यूज कर ही रहे हैं। कर रहे हो ना जी। फर्नीचर। अगर आप सोच लो कि मुझे हिंदुस्तान का ही कपड़ा पहनना है तो कोई बुराई है? अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। बस हमें वो सोचना है कुछ साल। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसका तो सबसे ज्यादा अभी हमें समझ में आ रहा हो कि आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है, जब हमें एलपीजी और इस सब नहीं मिल चीजों रही की वजह से गैस। आप कह रहे हो बचाओ, तो कैसे बचाओगे? दिक्कत है। एक ही तरीके से बचाओगे, अपने किसान को स्ट्रांग करोगे ताकि आपको खाने के लिए बाहर हाथ ना फैलाना पड़े किसी देश के सामने जी। ठीक। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्ट्रांग करोगे, अपने वर्कर्स को स्ट्रांग करोगे, आपके लेबर को आप तैयार करोगे, लेबर की सेहत अच्छी होगी तो वो काम करेंगे, तो अपनी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी करोगे, एजुकेशन अच्छी करोगे ताकि लोग इंडस्ट्री की तरफ जा सकें, भागे नहीं बाहर बच्चे। किसान के बच्चे बाहर भाग जाते हैं। तो ये सब फिर वही बात घूम के आ जाती है कि आपको अपनी मेडिकेशन अच्छी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, एजुकेशन अच्छी करनी है, फूड चेन अच्छी करनी है, ग्राउंड लेवल से इन चीज़ों को अच्छा करना है। इन चीज़ों को आप स्ट्रांग कीजिए। देश के आपका व्यापारी देश की सरकार के साथ पहले भी खड़ा था जी, अब भी खड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज भले बोले हम खड़े हैं, खड़े हों या ना खड़े हों, बट देश का व्यापारी हमेशा सरकार 65 की युद्ध में भी खड़ा था, 71 के युद्ध में भी खड़ा था, जब आपकी ने नोटबंदी की तब भी खड़ा था, जीएसटी लगाई तब भी खड़ा था, कोरोना आई तब भी खड़ा था, और आज भी खड़ा है। देश का हर व्यापारी सरकार के साथ है, देश का हर बिजनेसमैन सरकार के साथ है। अपने बिजनेसमैन को प्यार करो, उसकी गलतियां ढूंढने के बजाय उसका सुधार करो। चलिए,
काफी लंबा कॉन्वर्जेशन था, लेकिन जाते जाते बस आप एक चीज जो आपको लगता है कि दैट यू वुड लाइक टू टेल द गवर्नमेंट कि यार एक चीज तो ऐसा करो बिजनेसेस के लिए जिससे हमें बहुत फायदा होगा एंड इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री एज वेल, वन थिंग दैट यू विल सजेस्ट ओनली वन थिंग टू द गवर्नमेंट। अपने व्यापारी को, आपका व्यापारी आपका कमाऊ बेटा है, उससे प्यार करो, नफरत ना करो, उसकी गलती ना निकालो, उसकी गलती सुधारो। और वो कमा रहा है तो ये उसको मत help सोचो करो। कि वो चोर है, है। नहीं, उसकी हेल्प करो ताकि वो और कमाए, ताकि वो और सिस्टम में लाए। और इंपोर्ट को बंद करो, फजूल के इंपोर्ट को बंद करो, इंडस्ट्री को ग्रो करने दो, जहां तक हो सके वहां इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को प्रोत्साहन दो, हेल्प दो। आपको पता है चाइना में जब मैं चाइना में 2013 से पहले बहुत काम करता था जी। मुझे वहां ऑफर दी गई सरकार से 1 रुपए पे लैंड, ओके, आप लैंड ले लो, 3% पे आप ब्याज पे पैसा ले लो और फैक्ट्री लगा लो। सरकार वहां की इतना help सरकार देती है। अगर आपने एग्जीबिशन लगाने जाना है, सरकार पैसा देगी कि लो जाओ एग्जीबिशन लगाओ, माल बेचो। जी। सरकार पैसा देती थी। हमारे पास वो अभी इकोसिस्टम बनने में कुछ है ही नहीं। थोड़ा- माफ लेकिन करना, हम रिलीजियस के लिए बस यात्रा करा देंगे सोमनाथ की, हज की, लेकिन व्यापारी को उसकी एग्जीबिशन लगाने के लिए फॉरेन में पैसा नहीं देंगे हम लोग। देते हैं? नहीं देते ना। जी। वो सब मैं नहीं कह रहा वो मत करो भाई, सॉरी भाई, लेकिन इनको दो। हाँ। ये हैं तुम्हारे असली कमाऊ पूत, इनको दो। ये देश बचाएंगे। देश बचाएंगे कौन? देश का रेवेन्यू आएगा तो देश बचेगा यार, बिल्कुल। सिंपल बात है। जी। आपको रेवेन्यू बचाना है, इंपोर्ट बचा के और देश की इंडस्ट्री बढ़ा के, दो ही चीज़ों से। आपकी लाइन अगर लंबी आपने करनी है तो आपके तरीके कितने होते हैं? 2। या तो आप दूसरे की लाइन मिटा दो और या अपनी लाइन इतनी लंबी कर दो कि उससे लंबी हो जाए। जी। और कोई तरीका है लंबी लाइन लगाने का? जी। इसी तरह देश बचाने के भी यही 2 तरीके हैं कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, अपने व्यापारी को बढ़ावा दो और अपनी चोरी को, अपने इंपोर्ट को कम करो, उनको ड्रॉप कर दो। बिल्कुल। मैं इतना खुश हुआ इन्होंने सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। मैं कहता हूं हर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, हर प्रोडक्ट पे बढ़ा दो। सेम लाइक व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, समथिंग लाइक और दैट। नहीं डर रहा ना, बढ़ा दी ना उसने। अब बढ़ा दो कि नहीं जी मैं तो ड्यूटी लगाऊंगा, एडिशनल फ्यूल चार्ज 15% मोर। अपनी जरूरत को लोग खरीदेंगे। जी। अगर मेरा बच्चा इंपोर्टेड कपड़ा या जीन्स नहीं पहनेगा 2 साल तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फर्क पड़ेगा? तो मत पहनने दो ना उनको, मत पहनने दो। जी। जैसा देसी मिलेगा वैसा करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे लोगों की अपेक्षा के हिसाब से बनाएंगे। जी। हमें मौका मिलेगा तो बनाएंगे, हमारे पास ग्राहक होगा तो बनाएंगे। हमारा ग्राहक तो बाहर चला जाता है। मेरा कस्टमर तो बाहर जाता है, गुच्ची का, प्राडा का बैग ले आता है, तो यहाँ बैग बनाने वाला कहता है यार हमारे पास तो ग्राहक ही वो सस्ते वाला है भाई, मैं क्यों प्राडा वाला बैग बनाऊं? जी। बात को समझो। जब हमारे पास वो ग्राहक आ जाएगा और वो ग्राहक यहाँ आके कहेगा भाई मैं तो खरीद ही नहीं सकता प्राडा, मुझे यही खरीदना है, बढ़िया बना, तो बनाएगा ना। जब उसके पास ग्राहक होगा, दुकानदार तभी माल बेचेगा जब उसके पास ग्राहक होगा सामने। कोई दुकानदार मतलब चांस नहीं लेता जी। उसकी मूड़ी थोड़ी होती है, उसको इंटरेस्ट देना है, उसको तनख्वाह देनी है, उसको बिजली का बिल देना है, उसकी कई मजबूरियाँ हैं जी। दुकानदार की, व्यापारी की। सरकार को चाहिए उनकी मजबूरियों को समझे। CII की मीटिंग होती है, समोसे खा के चले जाते हैं। कुछ उस पे मैं कई निकल के मीटिंगों में नहीं गया आता। हाँ। कुछ निकलता नहीं है। अफसर भी आते हैं, पेन पेंसिल पैड है, पानी के ग्लास फर्स्ट क्लास, बंद करो ये संस्था है। बस। उसके बाद समोसा, चाय, टी, कॉफी, यस यस, हेलो हेलो एंड देन गॉन। क्या होता है? जी। वो मीटिंगें नहीं चाहिए। मीटिंगें चाहिए प्रैक्टिकल। या कुछ निकल के तो कुछ आए। आया नहीं। आज तक कई हजारों लाखों करोड़ों जमीनों के झगड़े चल रहे हैं,
कि ये इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री गलत लग गई है। अरे उनको सैंक्शन दो, उनको क्लियरेंसेस दो, वन विंडो दो, उनको इंस्पेक्टर राज से तो चलो मुक्त हो गए हैं काफ़ी हद तक, जी। और मुक्त करो, उनको सस्ता ब्याज दो, करो ना। हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्याज चल रहा था जी। ब्याज का मीटर चल रहा था, सरकार ने कुछ छूट दी सर किसी व्यापारी को कि आप ब्याज कम दे देना भाई, ये 6 महीने का, आपके बिजनेस को बहुत नुकसान हो गया जी। किसी किस्म का कोई सरकार के पास इंश्योरेंस फंड था इसको कवर करने का? नहीं, लोगों ने बेयर किया, कई उड़ गए, कई खत्म हो गए, कई बिजनेसेस बंद हो गए, बर्बाद हो गए ना जी। क्यों नहीं था? सरकार को वो फंड बनाना चाहिए कि कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है ऐसी, उस वक्त हमें व्यापारी के साथ खड़ा होना है कि 4 महीने अगर तू बैंकों का ब्याज नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, बैंकों को हम संभालेंगे तेरे, तू 4 महीने की। सरकार ने ये किया कि आप किस्तें 9 महीने 10 महीने लेट स्टार्ट कर दो, बट ब्याज चलता रहेगा। अरे फिर क्या स्टार्ट कर दो जब ब्याज चलता रहेगा? तो जब कमाया ही नहीं तो देंगे, बिना कमाए किस्त चलो का भार नहीं लेना, लेकिन ब्याज का भार बढ़ रहा है, वो ब्याज के ऊपर भी किस्त लगने लग गई बाद में। नहीं, या तो कहते भाई 9 महीने ना ब्याज लगेगा ना किस्त लगेगी, जी। सरकार झेलेगी। सरकार 1500 रुपये हर एक के खाते में डाल के झेल सकती है करोड़ों लोगों को, तो क्या कुछ व्यापारियों के ब्याज को नहीं झेल सकती थी? सोचिए आप अपने बिजनेसमैन को नहीं बचाते, सरकार बिजनेसमैन को बचाए। सरकार इस कठिन परिस्थिति में भी बहुत आसानी से ये कंट्री निकल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 150 करोड़ लोग रहते हैं जो सेल्फ इकॉनमी है जी। हम खुद का बना के खुद का खा लें, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, भारत चलता रहेगा। अरे आराम से। आप 150 करोड़ लोगों के लिए, आज छोटे छोटे मुल्क है, कनाडा 3 करोड़ की आबादी है, उसमें लोग इकॉनमी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड 51 लाख की इकॉनमी, जी, वो मुल्क चल रहे हैं। नॉर्वे सबसे अमीर कंट्री, आबादी 50 लाख, चल रहे हैं। ये 150 करोड़ हैं, सोचो कितना कस्टमर है जी। कितना ग्राहक है। चिप्स का पैकेट भी बनाने जाए तो कोई 150 करोड़ नहीं बना पाएगा एक कंपनी। सही बात है, फैक्ट है ना, बना सकते हो आप। तो ये तो मार्केट ही मार्केट है, हम तो मार्केट में बैठे हैं जी। हम तो व्यापार के, हमसे बड़ा व्यापारी, हिंदुस्तान से बड़ा व्यापारी कोई मुल्क नहीं है दुनिया में आज। हम सबसे बड़े व्यापारी हैं क्योंकि हमारे पास वो आबादी है खरीदने और यंग आबादी है, जी जी यूथ बहुत है जी। आप देखो गांव छेड़ा में इधर उधर बीड़ी भी पी रहा है ना एक आदमी, तो बीड़ी नहीं आप पूरी कर सकते हो जी। और वो खरबों बीड़ी ही चाहिए। मार्केट बहुत बड़ा है। आप तो मुझे एकदम एक्साइटमेंट दे रहे हो कि मुझे भी कोई बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत लोग हैं। इसलिए भगवान हमारे मुल्क को बस सेहत बख्शे जी, शक्ति बख्शे, और हमारे इस वक्त पॉलिटिशियन खराब नहीं, अच्छी सरकारें हैं जी। बस वो सरकारों जो है, हर सरकार को अपना वोट बैंक बचाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इनके जगह दूसरे होते वो भी बचाते हैं, तो उनको अपने वोट बैंक की सेफ्टी करनी पड़ती है। और वोट बैंक हमेशा छोटे लेवल से आता है, ये सबको पता है, इसलिए उनको ज़्यादा देना पड़ता है। बट साथ साथ सरकार व्यापारी के बारे में सोचे। व्यापारी कमा के देता है और कमाई का कोई ज़रिया नहीं है सरकार के पास। एक्सपोर्ट सरकार के पास ज़्यादा है नहीं, और एक दिन में एक्सपोर्ट कभी बढ़ता नहीं कि सरकार के जी एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो कल से बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वक्त लगता है, टाइम लगता है। आप मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हो, आपको कंपटीशन करना है बहुत लंबा, चाइना से कंपटीशन करना है, इजी नहीं है, वो हमसे बहुत साल आगे निकल गया। करेक्ट, जो बातें हम आज आपसे कर रहे हैं वो लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं आज से 50-30 साल। लेकिन जब 90s में, सॉरी हम दोबारा से, मैं ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, लेकिन 90s में हम जब स्कूल में थे तो बातें ये होती थी कि हम चाइना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम उसी लेवल पे ग्रो कर रहे थे शायद। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अब हमें कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंपेयर करना पड़ता है। कुछ नहीं हुआ।
हम चाइना में ट्रैक कहाँ खो गए हम उस खो नहीं गए। अब हमारी बदकिस्मती समझ लो या कुछ समझ लो, हम डेमोक्रेसी में हैं, हम एक दूसरे के टांग खींचने में खो गए और वो एक आदमी सरकार चलाने लग गया, कंट्री फर्स्ट का नारा लगाया, जो ड्रीम किया वो पूरा किया। दूसरा बच्चा पैदा नहीं करने दिया उन्होंने, कितने 30 साल अपने देश में, सोच सकते हो आप? जी। हो सकता है हिंदुस्तान में 30 साल दूसरा बच्चा पैदा नहीं करने दिया, करेक्ट जी। वर्कर भूखा मर गया क्या वहां का आज? नहीं। लेकिन कोई वर्कर वहां आवाज नहीं उठा सकता था फैक्ट्री में, काम करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा हो सकता है? लेबर लॉ, फलाना लॉ, ये लॉ, इसकी क्या, उसके लिए एक मजदूर लीडर तो दूसरा मजदूर लीडर तो तीसरा मजदूर लीडर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। थोड़े दिन पहले एक हमारे कोई मित्र हैं, बसंत विहार में रहते हैं, तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके घर में बहुत पुराना सर्वेंट था, तो उससे रखा हुआ था उन्होंने काफ़ी सालों से, उसकी हेल्प भी कर रहे थे वो, और उसकी वाइफ रह रहे थे, उसको एक कमरा दे रखा था बढ़िया से। और मतलब अब उसने वो जब उन्होंने कहा कि हमने घर बेचना है, हमने जाना है, मतलब तो उसने वो कहा जी मैं 30 साल किया मेरा, उसने तो घर पे राइड कर लिया और लेबर के पता नहीं कौन कौन सी एसोसिएशन को बुला के ले आया कि मेरा ये राइट है, मेरा वो है 30 साल से मैं यही हूँ। कड़वी सच्चाई जी, कड़वी सच्चाई। ये आदमी ने खुद कहा कि यार काम तो इस पे ने मेरे साथ बहुत साल किया है, मियाँ बीवी ने, आप भाटे साहब हमारा ना इनसे फैसला करा दो। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनके यार आप हेल्प करो, इनको 10-1 लाख रुपये दे देते हैं, वैसे भी अपने घर में जाके आराम से रहेंगे। ही वॉज रेडी टू गिव देम 10 lakhs, रेडी टू गिव देम। मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। जो लेबर वाले ने उसको कह दिया तूने बात ही नहीं करनी मालिकों से, क्योंकि वो अपना खुद का पैसा, हाँ तूने बात ही नहीं करनी। और लेबर वाले ने स्टार्ट किया बात करना, 15 लाख से बात स्टार्ट की। पता है हुआ क्या जी? 1-1.5 लाख रुपया के 2 लाख रुपये लेबर वाले ने बीच में से खा लिया और सिर्फ 1 लाख रुपये उस आदमी को मिला। वरना 5 से 10 लाख वो सीधा लेता और जाता, खुशी खुशी जाता, खुशी खुशी। यहाँ तक तो ये इसमें भी लोग नहीं छोड़ रहे ऐसे ऐसे लेबर के बना दिया आपने सिस्टम जी। जो सोच रहे हो कि बड़े अच्छे हैं, वो इन्हीं गरीबों को लूट रहे हैं। बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा सब जी, बट मोस्ट ऑफ देम इन्हीं को लूट रहे बेचारों को, अनपढ़ लोगों को। तो ये सिस्टम्स को क्लीन और पारदर्शी करना चाहिए ताकि कोई किसी को लूट ना पाए जी। एकदम नीट एंड क्लीन सिस्टम हो तो मज़ा आए लोगों को, मज़ा आए काम करने का, मज़ा आए वर्कर को भी, मज़ा आए, विश्वास हो, मालिक को भी मज़ा आए काम करवाने का जी। तो लेबर लॉज अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, बट बोथ साइड, ताकि ग्रोथ भी हो दोनों की जी, एक की नहीं। आज लेबर वाले डरते हैं, आज पुलिस वाले डरते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। नोएडा में अभी प्रॉब्लम हो गई, आप सामने प्रॉब्लम देख लो। अब उन्होंने जोन्स बना दी कि जी ए जोन, बी जोन, डी जोन, ए जोन की इतनी सैलरी, बी जोन की इतनी सैलरी, अभी बनाई है यूपी में जी। तो हमारे भी कई मित्रों की फैक्ट्रियाँ हैं, वो अब मेरे से कल ही बात कर रहे थे, यार डी जोन में गोरखपुर है, गोरखपुर चले जाएं, हमारी हेल्प करोगे, वहाँ पर लेबर बहुत सस्ती, उनके पास 15-15 हज़ार वर्कर है, वो क्या करें, कहाँ जाएं जी? उनको तो लेबर ही बचानी है, लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, गारमेंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। तो डी जोन बनाने के डी जोन में चले जाते हैं। अब एक बात बताओ, जो उत्तर प्रदेश में नोएडा में काम कर रही लेबर है, वो क्या नोएडा की रहने वाली है? कोई नोएडा की नहीं है, सारे बाहर के हैं। बिल्कुल। ऐसी क्यों कर रहे हैं फजूल में? अब वो इंडस्ट्री को प्लग करेगा, आधी इंडस्ट्री ब्रेक कर देगा, इधर के वर्कर छोड़ेगा, उधर नई फैक्ट्रियाँ लगाएगा। एक टेंशन और पैसे का खराब हो गया ना, बिजनेसमैन तो मर गया जी। आप आहिस्ता आहिस्ता हर एक को बढ़ाते, बराबर लेके चलते, लेबर को भी समझाते, इनको भी समझाते कि आप भी थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते रहिए, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। महंगाई बढ़ गई है, वो तो लेबर भी सच है। नोएडा जैसे शहर में तो अब
सबको लेबर पता है काम कि ही नहीं कर 20,000 सकती, में गुजारा ही जी नहीं हो सकते। सकता उसका। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या किसान का गुजारा हो सकता है भाई साहब 10,000 रुपये महीने में? नहीं हो सकता। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते फिर? उसकी भी MSP बढ़ा दो यार, उसको भी 2 लाख रुपए साल का कर दो जी 1 एकड़ पे। जी क्यों नहीं सोचते? इसलिए वही बहुत सारी बातें हैं यार। और इसमें एक सरकार के एक टर्म में कुछ नहीं होना। मोदी जी जो बात कह रहे हैं ना 2047 का मेरा सपना है, वो बात सही है। इस देश को ठीक होते होते 10-20 साल अभी और लगेंगे। राइट ट्रैक पे, हम ट्रैक पे आ गए, जी लेकिन उस ट्रैक से अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक दिन में, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ ईयर, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती, जी वक्त लगता है। सरकार से हाथ जोड़ के मेरी अभी भी अपील है बिजनेसमैन की तरह कि बिजनेसमैन को अपना समझें। इस मुश्किल के घड़ी में हर बिजनेसमैन हिंदुस्तान का सरकार के साथ है और सरकार के साथ ही रहेगा। सरकार कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट सरकार जो भी है हम सरकार के साथ हैं। सरकार से भी अपेक्षा करते हैं वो भी हमारे साथ रहें, तो हम इस मुश्किल घड़ी को बड़ी आसानी से, बड़ी ही आसान, और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोना अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तो नहीं कहा खाना खाना बंद कर दो, एजुकेशन बंद कर दो, जी ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। यही कहा है ना कि फजूल खर्ची बंद कर दो, बाहर की चीज़ें खरीदी बढ़ दो, बाहर घूमना फिरना कम कर दो, फजूल खर्ची बढ़ाए बंद कर दो। बस ये है कि प्रधानमंत्री साहब सीधा कहते फजूल खर्ची छोड़ दो, तो वो ज़्यादा आसान लगता उन्होंने सोने में कर दिया। लेकिन कुछ नहीं होगा। उनका कहना देश बिल्कुल अभी सही है, देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। 1971 के मेरे दादी बताती है कि उन्होंने अपने जेवर देश के लिए दे भी दिए थे जी, देने पड़े थे तब तो जी। आज वो परिस्थिति नहीं एक है। टाइम भूखा रहने की परिस्थिति थी, एक ही टाइम खाना बनता था। जी हमारे ही घर में मेरी ग्रैंड मदर मुझे बताते हैं, दादी बताती थी कि हमारे ही घर में एक चिकन बनता था, एक चिकन, और एक चिकन का मतलब एक एक पीस पूरा हिस्से नहीं आता था, उसको काट काट के एक पीस के 2-2 पीस करके 16 पीस बनाते थे चिकन के और सबको देते थे कि भाई पूरा पड़ जाए। जी एक चिकन एक हफ्ते में एक बार बनता था कि आज हफ्ता हो गया चिकन बनेगा आज। जी करेक्ट, वो भी तो दिन थे ना जब मुर्गा बनेगा जी। और एक मुर्गे की 16 पीस करने पड़ते थे, उसमें भी कई बार जो घर की लेडीज होती थी उनको नहीं मिलता नहीं था, खाती थी वो नहीं खाती थी, उनको मिलता नहीं था। जी करेक्ट, जी एक दाल बनती थी, एक सब्जी बनती थी। अब तो क्या कुछ चेंज हो चुका है, बदल गया पूरा देश। जी भगवान का बहुत शुक्र है कि हमारे देश में कोई भूख से नहीं मर रहा है। और इस सरकार के, मैं ये भी कहूँगा, इन्होंने जो अपनी योजनाएं नहीं चलाई, सरकार ने घर दिए, ये दिया वो दिया, उससे कम से कम अब कोई बिना छत के भी नहीं है, बिना बाथरूम के भी नहीं है। जी तो फ़र्क तो बहुत आ गया है, जी और आएगा, और इम्प्रूवमेंट होगी। हमें पॉजिटिव होकर चलना है, हमें अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, और हमें सरकार के साथ ही चलना है। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने सब कुछ समझाया। शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और हमें अपने घर पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.